कहाँ चला गया? देखिए ग्रेविटेशन डिस्कस किया था। और लोग हैं कि इतना ही लोग हैं? इसके पहले ग्रेविटेशन डिस्कस किया था। ग्रेविटेशनल फोर्स, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, वेरिएशन ऑफ स्मॉल जी। दो टॉपिक बताया था, एक जब बॉडी हाइट पर हो और दूसरा अर्थ के शेप की वजह से क्या चेंज हो सकते हैं जी में। ये दो टॉपिक बताए थे। अब उसमें दो और हैं। एक है अगर हम डेप्थ में जाएं अर्थ के सरफेस से तब क्या चेंज आएगा, और दूसरा जो अर्थ स्पिन कर रहा है उसकी वजह से कितना चेंज आएंगे। ये दो और बताना था इसमें। तो सेकंड टॉपिक जो थर्ड टॉपिक कह लीजिए आप इसको, वेरिएशन ऑफ जी में थर्ड है। ये है वेरिएशन ऑफ स्मॉल जी विथ डेप्थ फ्रॉम अर्थ सरफेस है। अर्थ सरफेस से अगर हम किसी डेप्थ में जाएं तब कितना वैल्यू जी आप चेंज हो जाएगा। तो ये पहले डिस्कस कर चुके हैं। देखिए अगर अर्थ सरफेस पर हम ले रहे हैं किसी बॉडी, तो यहाँ कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा उसके लिए कैलकुलेशन किया था। ये रेडियस ऑफ अर्थ है, यही मास ऑफ अर्थ लिया था। और अगर यहां पर कोई बॉडी है नियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ और ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, तब कितना स्मॉल जी था। जी की वैल्यू ये था, देखिए स्मॉल जी इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, ये था स्मॉल जी। कैपिटल जी इसमें क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है। ये कैपिटल एम ई मास ऑफ अर्थ है और आर ई रेडियस ऑफ अर्थ। इसमें जो यहां पर बॉडी है इसका मास नहीं होता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा जो बॉडी है जिसका एक्सेलरेशन होगा उसके मास पर डिपेंड नहीं करता है। किस पर डिपेंड करता है, ये जिस प्लेनेट पर हम निकाल रहे हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उस प्लेनेट का मास, उस प्लेनेट का रेडियस। सैटेलाइट होगा तो सैटेलाइट का मास, सैटेलाइट का रेडियस। किसी स्टार पर निकालेंगे तो वहां पर भी यही रहेगा। तो इसका मतलब ये भी एक यूनिवर्सल फार्मूला है। बस अर्थ को लेंगे तो अर्थ के लिए है, मून को लेंगे तो मून के लिए है, सन के लिए तो सन का मास और सन का रेडियस, ये इस तरह से चेंज होगा। अब मान लीजिए हम किसी डेप्थ पर चले जाएं, सरफेस की बात ना करें, अर्थ सरफेस से कुछ डेप्थ पर जाएं टुवर्ड्स द सेंटर, तो मान लीजिए ए इतने डेप्थ पर हम पहुंच गए और पहले ये अर्थ का वो था, ये इतने डेप्थ में गए, तो इसका मतलब कोई हमने मास तो कंसीडर किया होगा। ये कितनी डेप्थ हो गई, h। जब बॉडी यहां पर है तो यहां एक्सेलरेशन वही है। जब यहां पर बॉडी पहुंच जाएगी तब कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। अब ये जो मास है अर्थ का, केवल ये फोर्स अप्लाई करेगा। अगर यहां पर बॉडी ऑफ मास m है
और एक जो पार्ट है अर्थ का जिसका रेडियस कितना हो जाएगा RE माइनस H। टोटल रेडियस क्या है R है, हम H नीचे चले गए कहाँ सेंटर की तरफ, तो इतना डिस्टेंस घटेगा नहीं, ये पूरा RE था, अब ये हो गया H कम, तो ये आया RE माइनस H। अब ये पूरा मास इसका रहा होगा कैपिटल ME, लेकिन इसका कुछ मास होगा, उसको मान लो हमने M डैश लिया, तो अब ये मास ही इस पर फोर्स लगाएगा, इधर वाला जो मास था वो कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेगा। तो फोर्स इसका मतलब मास चूंकि घटा और रेडियस भी घट गया, यहां पर अगर मास M है तो कितना फोर्स होगा, देखिए फोर्स ऑन मास M ड्यू टू अर्थ ऑफ रेडियस RE माइनस H एंड मास M डैश लीजिए, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना बताया था F इक्वल टू G M1 M2 बाई R स्क्वायर। तो M1 के जगह पर M डैश, ये जो हमने साइड किया उसका मास, M जो बॉडी है उसका मास है, अपॉन कितना डिस्टेंस है RE माइनस H, तो इसका हो गया स्क्वायर। ये था न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, G M1 M2 बाई R स्क्वायर, G M1 M2 बाई R स्क्वायर होता है। तो कैपिटल G ये है, M1 के जगह पे M डैश, M2 के जगह पे M, और रेडियस क्या है, जहां दो बॉडी है उनके सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस कितना है RE माइनस H। क्लियर है, तो इतना फोर्स लग रहा है। अब इस फोर्स की वजह से कुछ एक्सीलरेशन होगा, फोर्स ही तो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करेगा, तो इस फोर्स की वजह से क्या एक्सीलरेशन है उसको हम मान लें G डैश है। इफ G डैश बी द एक्सीलरेशन ड्यू टू दिस फोर्स, तो क्या हो जाएगा, न्यूटन्स लॉ नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो नेट फोर्स तो यही है, ये किसके इक्वल होगा, मास इनटू एक्सीलरेशन। मास बॉडी का कितना है M, कितना एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हुआ G डैश, तो M इनटू G डैश। अब आपका F तो यही है, तो इसको यही लिखिए G M डैश M अपॉन RE माइनस H स्क्वायर, ये हो गया G डैश इंटू M, तो एक M काट दीजिए, तो G डैश क्या मिल गया, G डैश इक्वल टू G M डैश अपॉन RE माइनस H स्क्वायर। तो ये इक्वेशन 3 हो गया। पहले G था G ME अपॉन RE स्क्वायर, अब ये G डैश है G M डैश अपॉन RE माइनस H का होल स्क्वायर। M डैश इसका मास है और इसका रेडियस है RE माइनस H। इसमें भी स्मॉल m तो कहीं नहीं रहेगा, क्या है कैपिटल G कैपिटल M, मास ऑफ रेफरेंस बॉडी विच अप्लाई द फोर्स। कौन अप्लाई कर रहा है फोर्स, अर्थ का ये पार्ट कि नहीं। अब दोनों को हम चाहे डिवाइड कर सकते हैं, G डैश अपॉन G लिखें तो क्या मिल जाएगा, देखिए G डैश है G M डैश अपॉन RE माइनस H का होल स्क्वायर, होल अपॉन G ME अपॉन RE का स्क्वायर। पहला इक्वेशन था, दूसरा तीसरा था, तो तीसरे को पहले से डिवाइड किया। इसमें एक टर्म है कैंसिल हो जाएगा, ये G और G लिखो मत बेटा, अभी कुछ समझ लो क्या है, क्योंकि न्यूमेरिकल छोटे छोटे हैं, उनको ऐसे ही लगाना रहेगा, कभी कभी ऐसे ही रहेगा। तो अब अगर हम ये G को इधर कर लें तो G डैश इक्वल टू G RE स्क्वायर ऊपर जाएगा, तो M डैश अपॉन ME
आर ई का स्क्वायर ऊपर गया और ये टर्म नीचे आ जाएगा, आर ई माइनस एच का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब इसमें मास है, वैसे तो पूरे अर्थ का जो डेंसिटी है यूनिफॉर्म नहीं है, अर्थ के सरफेस पर डेंसिटी कम होता है और सेंटर की तरफ डेंसिटी ज्यादा होता है, कि बराबर होता है, अलग अलग होगा। अगर हम मान लें यूनिफॉर्म डेंसिटी है, बिना उसको यूनिफॉर्म लिए इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। आपके सिलेबस में जो डेंसिटी के वेरिएशन का टॉपिक है निकालना, उससे वो इसमें नहीं है। तो हम पूरे अर्थ का एक ही डेंसिटी मान लें तो उसको मीन डेंसिटी कहते हैं। तो अब ये ले रहे हैं, इफ रो बी द मीन डेंसिटी ऑफ अर्थ, देन मास होता क्या है, मास और डेंसिटी और वॉल्यूम का क्या रिलेशन है, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो ये है डेंसिटी रो इंटू वॉल्यूम। तो अगर मास ऑफ अर्थ ले तो उसका वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर ई का क्यूब। ये कहां से आया, ये है स्फीयर का वॉल्यूम। अर्थ कैसा है, स्फेरिकल है, तो ये स्फीयर का वॉल्यूम है, ये पूरे का है, पूरे होल ऑफ अर्थ के लिए। और एम डैश क्या है, एम डैश केवल इस पार्ट का है, तो इस पार्ट के लिए भी वही होगा, रो इंटू 4/3 पाई आर ई माइनस एच का क्यूब। वही इसमें रख ले, इक्वेशन 4 मान लो। मास, दोनों मास एम डैश और एम ई इसमें रखें तो एक रिलेशन आएगा। ये लिखे हैं कुछ, लिखिए इतना, पहले इतना लिख लीजिए। लिख लिया? अब हमने क्या लिया देखिए, पहले अर्थ के सरफेस के लिए स्मॉल जी निकाल चुके हैं, वो कितना था, जी एम ई बाई आर ई का स्क्वायर। एम ई क्या है, पूरे अर्थ का मास, आर ई क्या है, पूरे अर्थ का रेडियस। अब हमको क्या कैलकुलेट करना है, हमको ये कैलकुलेट करना है कि अगर हम अर्थ के सेंटर की तरफ कुछ डेप्थ में चले जाएं, कुछ गहराई में चले जाएं, तब क्या वैल्यू ऑफ जी वही रहेगा या कम होगा या बढ़ जाएगा, ये निकालना है। तो हमने एच गहराई ले लिया सरफेस से, किधर, सेंटर की तरफ। कितनी गहराई लिया, एच। तो पहले आर ई था यहां से यहां तक का डिस्टेंस, अब ये डिस्टेंस कितना कम हो गया, एच। तो अब इसका रेडियस, ये जो अर्थ है, अर्थ का ये जो पार्ट बचा है, तो उसका रेडियस है आर ई माइनस एच।
और इसका मास भी होगा, उसको हमने क्या लिख दिया, m डैश। तो अब ये अगर बॉडी, वही बॉडी जो हम यहाँ पर पहले ले रहे थे, यहाँ पर लेते जिसका मास m था, तो अर्थ का ये मास तो सेंटर पर है, केवल इतना ही मास अब इस पर फोर्स लगाएगा, पूरा अर्थ इस पर फोर्स नहीं अप्लाई करेगा। तो न्यूटन्स लॉ ग्रेविटेशन यही था, F इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ जी m1 के जगह पर अर्थ का रिमेनिंग पार्ट का मास, और m2 के जगह पे m मास ऑफ द बॉडी और रेडियस ऑफ अर्थ, तो RE माइनस h का स्क्वायर, ये रिमेनिंग पार्ट का है। तो अगर इसकी वजह से एक्सीलरेशन g डैश प्रोड्यूस हो, इफ g डैश बी द एक्सीलरेशन ड्यू टू दिस फोर्स, यानी ये जो लग रहा है, तो F इक्वल टू एम ए होता है, F इक्वल टू एम ए, तो एम जी डैश हुआ, तो m अब ये F की वैल्यू रखा और स्मॉल m कैंसिल हो गया, g डैश से आ गया। अब इक्वेशन 3 और ये 3 लिया, 3 और 1 ले लिया, तो 3 बाई 1 किया, तो g डैश बाई जी, जी एम डैश RE माइनस h होल स्क्वायर अपॉन जी एम ई RE स्क्वायर। तो ये कैपिटल G तो कट ही जाएगा, सेम है, ये टर्म ऊपर जाएगा, ये टर्म नीचे आएगा, तो ये लिखा है m डैश बाई एम ई, और ये ऊपर ले गए, ये नीचे आ गया। अब इसमें मास है, ये देखिए मास है, तो मास और डेंसिटी का रिलेशन है, मास डेंसिटी और वॉल्यूम, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास हो जाएगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो अगर हम पूरे अर्थ का यूनिफॉर्म डेंसिटी माने, ऐसा है नहीं, केवल एजम्पशन किया गया डेरिवेशन के लिए, सेंटर की तरफ ज्यादा होगा ही, ग्रेविटी पुल अधिक होता है। तो अगर हम यूनिफॉर्म मान ले डेंसिटी रो, तो एम ई क्या होगा, रो इंटू वॉल्यूम ऑफ होल ऑफ द अर्थ, और एम डैश क्या होगा, रो इंटू वॉल्यूम ऑफ दिस पार्ट, और दोनों स्फेरिकल हैं, तो 4/3 पाई आर क्यूब, तो वही लिखा है 4/3 पाई आर ई क्यूब, और यहाँ 4/3 पाई आर ई माइनस एच का क्यूब। अब इसको हम 4 में सब्स्टिट्यूशन कर दें, तो जब 4 में सब्स्टिट्यूशन करेंगे तब क्या आएगा, ये देखिए, ये आ जाएगा, देखिए, अब g डैश इक्वल टू हो गया g एम ई डैश m डैश है, तो ये हो गया रो 4/3 पाई आर ई माइनस एच का क्यूब इंटू ये वाला जो आर ई है, आर ई का स्क्वायर, तो ये लिख लिया, डिवाइड, अब एम ई मास ऑफ अर्थ, तो ये हो गया रो इंटू 4/3 पाई आर ई क्यूब इंटू ये जो पार्ट है आर ई माइनस एच का स्क्वायर, तो आर ई माइनस एच स्क्वायर। अब ये देखिए रो कैंसिल हो गया, 4/3 पाई 4/3 पाई कैंसिल हो गया, यहाँ आर ई का स्क्वायर है, तो ये पूरा यहाँ 3 पावर है, 1 पावर बचेगा, ये स्क्वायर है, इसके 3 पावर से कट गया, ऊपर 1 पावर बचा, तो g डैश इक्वल टू g, ऊपर आ गया आर ई माइनस एच और नीचे आ गया आर ई। अब इसको हम ऐसे लिख लें, g आर ई अपॉन आर ई 1, आर ई अपॉन आर ई क्या हो गया 1, फिर माइनस एच बाई आर ई, तो ये आपका फार्मूला निकल करके आया। अब देख लीजिए यहां g है, पहले क्या लिखा है g, तो g की वैल्यू स्पेसिफाइड है, हम ज्यादातर क्या लेते हैं 9.81, जब तक और कुछ ना दिया हो, 10 कहा जाएगा तो 10 रख लेंगे। अब यहाँ क्या है 1 माइनस एच बाई आर ई, कितने आप गहराई में गए वही h है, और आर ई है रेडियस ऑफ अर्थ, तो ये 1 माइनस एक डिफिनिट क्वांटिटी है, एक में से उसको घटाया जा रहा है, तो एक से तो छोटा हो जाएगा ये कि नहीं होगा, और निगेटिव भी हो सकता है क्या, जैसे h का मान आर ई से ज्यादा तो नहीं होगा ना, कि ज्यादा हो जाएगा। आप जब सरफेस से चलोगे तो सेंटर तक तो ही जा सकते हो, तो मैक्सिमम वैल्यू h की क्या हो सकती है, आर ई के इक्वल,
अब अगर RE के इक्वल है तो ये RE बाई RE होगा 1, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा जाके, और 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, तो सेंटर पर G की वैल्यू 0 हो जाएगी। ऊपर जो है G की वैल्यू 9.81 है, नीचे जाओगे तो घट रहा है, देखिए 1 में से ये कम हो रहा है, तो जैसे मल्टीप्लाई करोगे जब G को एक से छोटी क्वांटिटी से, G को मल्टीप्लाई, मान लो G की वैल्यू 10 है, मल्टीप्लाई किया 1/2 से, तो 5 ही हो गया कि नहीं हुआ। तो इसका मतलब आप जब डेप्थ पे जाओगे तो G का वैल्यू क्या होगा, घटेगा। ऊपर जाते थे तब क्या था, ऊपर जाते थे तो सरफेस से ऊपर जाने पर G क्या होता था, वहां भी घटता था, वहां भी, लेकिन रिलेशन दूसरा था, और यहां भी क्या होगा, यहां भी घटेगा, है ना। तो G डैश हमेशा G से कम होगा। इसका मतलब टुवर्ड्स द अर्थ सेंटर द वैल्यू ऑफ G डिक्रीजेज, सेंटर की तरफ जाने पर G की वैल्यू घटती जाएगी, क्या होगी, घटेगी। लिखो, यहां तक लिख लो पहले। हो गया, लिखिए टुवर्ड्स द अर्थ सेंटर, टुवर्ड्स द अर्थ सेंटर वैल्यू ऑफ स्मॉल जी लिखेंगे, स्मॉल नहीं लिखना, वैल्यू ऑफ G डिक्रीजेज एंड एट द अर्थ सेंटर, अर्थ सेंटर के लिए क्या होगा, H इक्वल टू RE हो जाएगा। सेंटर पर पहुंच जाओगे तो H इक्वल टू क्या हो जाएगा, RE। तो G डैश होगा, G डैश इक्वल टू G 1 माइनस RE अपॉन RE, और ये 1 हो गया, तो G 1 माइनस 1, तो G इंटू 0, तो ये हो गया 0। तो इसका मतलब G डैश एट द सेंटर इज ऑलवेज 0। कभी कभी पूछा जाता है कि मास में क्या अंतर आएगा। अगर हम किसी मास को अर्थ के सरफेस से सेंटर पर ले जाएं, क्या फर्क पड़ेगा, अरे तो बोलो ना, मास पर क्या फर्क पड़ता है, मास कम हो जाएगा। और लोग बताइए, मास पर कोई फर्क, 2 ऑप्शन हो गया, और बोलो 4 ऑप्शन होता है, चारों में से बता दो। अरे एक मास अर्थ के सरफेस पर है m, अब उसको हम कहां ले जा रहे हैं, अर्थ के सेंटर पर, तो मास पर क्या फर्क पड़ेगा, मास पर कोई फर्क, क्यों, मास है क्या, मास है बॉडी की इनर्शिया, एक प्रॉपर्टी, उसका मेजरमेंट है मास। मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया, मास उसी की माप बताता है कि उसमें कितनी इनर्शिया है, वो एक गुण है, प्रॉपर्टी है। कभी गुण कम होगा क्या, प्रॉपर्टी घटेगा बढ़ेगा क्या, घटता क्या है, एक्सीलरेशन, वेट घटेगा, वेट क्या है, वेट है m इंटू जी, किसी बॉडी का वेट ये होता है, वेट को W लिखते हैं, और ये है m जी, ये नहीं घटता, ये घटता बढ़ता है। ये सवाल बहुत बार पूछा गया होगा, और पूछा भी जा सकता है कि अगर 10 किलोग्राम मास को हम मून पर ले जाएं तो कितना हो जाएगा। कुछ लोग 10 को 6 से डिवाइड कर देंगे, क्यों, वहां वैल्यू 1/6 है। वेट घटेगा, मास कभी घटता नहीं, यूनिवर्सल है, पूरे यूनिवर्स में वो मास वही रहेगा, है ना। जी चेंज होगा तो उसका वेट चेंज होगा। अर्थ जो फोर्स अप्लाई कर रहा, वेट माने फोर्स, अर्थ जो फोर्स अप्लाई कर रहा वही वेट है, वो घट बढ़ सकता है जैसे जी, और घटेगा और बढ़ेगा। क्लियर है।
अगर 10 किलोग्राम का मास सरफेस से सेंटर पर ले जाए तो 10 किलोग्राम ही रहेगा, लेकिन कहा गया 10 किलोग्राम भार, 10 किलोग्राम भार माने mg, तो mg तो घटेगा ही क्योंकि g की वैल्यू 0 हो गई, तो वेट 0 हो गया, भार 0 हो गया। क्या 0 हुआ? भार। क्लियर हो गया? अब वैल्यू ऑफ g ऊपर जाएंगे तो भी घटेगा, डेप्थ में जाएंगे सेंटर की तरफ तो भी कभी बढ़ता नहीं है, हमेशा क्या होगा? कभी ये मत लिख देना बढ़ेगा, किसी कंडीशन में हो बढ़ेगा नहीं, क्या होगा? घटेगा। अब बढ़ेगा कहां? ये देखिए, एक कंडीशन है जब बढ़ता है, जब हमने पीछे डिस्कस किया कि अर्थ के शेप की वजह से इक्वेटर पर जी की वैल्यू सबसे कम और पोल पर सबसे अधिक होती है। इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे तब जी बढ़ेगा, लेकिन लेवल वही है, ऑन द अर्थ सरफेस। हम पोल की तरफ जा रहे हैं, केवल हाइट पर नहीं जा रहे हैं। अब समझ में आया? हाइट माने सरफेस से छोड़ करके उसके परपेंडिकुलर कहीं कोई डिस्टेंस कवर करें, प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर, वो होता है हाइट, चाहे वो किसी तरफ हो। हाइट का मतलब केवल यहां पर नहीं है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, ये सभी हाइट है। सरफेस से किसी तरफ जाओगे वही क्या है? हाइट है। क्लियर हुआ? और सेंटर की तरफ जाएंगे तो वही डेप्थ है, गहराई है। तो जब सेंटर यहां है तो चाहे इधर से जाओ, चाहे इधर से जाओ, चाहे इधर से जाओ, चाहे इधर से, तो ये सेंटर तक पहुंचोगे तो वो गहराई हुई। चाहे आप ऊपर जाएं सरफेस से, चाहे नीचे सेंटर की तरफ जाएं, जी की वैल्यू हमेशा घटेगा। क्लियर हो गया? अब एक हमने बता दिया था आकार शेप की वजह से, अब एक है स्पिन की वजह से। अर्थ अपने एक्सिस पर स्पिन करता है, चक्रण करता है कि नहीं, और सन के अबाउट रोटेशन भी करता है। तो अगर चक्रण बंद कर दे, कभी कभी पूछा जाता है कि अगर वो चक्रण करना बंद कर दे तब क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसका प्रभाव है, उसका क्या प्रभाव है? अर्थ स्पिन जब करता है तो क्या चेंज होता है, ये देखिए। अर्थ है, ये मान लो एक्सिस है, अब ये ज्योग्राफिकल एक्सिस है, ज्योग्राफिकल एक्सिस के अबाउट ही स्पिनिंग लेते हैं हम। एक मैग्नेटिक एक्सिस भी है ना अर्थ का, और वो ज्योग्राफिकल एक्सिस से छोटा बड़ा हो गया, सही कर ले, ज्योग्राफिकल एक्सिस से अलग होता है। ये हो गया ज्योग्राफिकल एक्सिस, तो ये है नॉर्थ पोल और ये हो गया साउथ पोल। वैसे ये 23.5 डिग्री झुका हुआ है। अब यहां पर है सेंटर। अर्थ का एक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, एक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी क्या है? ओमेगा। अपने जैसे पंखा चल रहा है ऐसे अर्थ स्पिन करता है ना, रोटेशनल मोशन पढ़ा दिया गया है। तो अर्थ में रोटेशनल मोशन है अपने एक्सिस के अबाउट। तो जब अगर कोई बॉडी अर्थ के इक्वेटर पर है तो वो ऐसे एक सर्किल में रोटेट करेगा, जो इक्वेटर पर होगा भूमध्य रेखा पर, वो ऐसे बड़े सर्किल में रोटेट करेगा। इसका मतलब उसका जो मोशन है सर्कुलर है। कैसा मोशन होगा? सर्कुलर। और वो एक सबसे बड़ा सर्किल होगा इक्वेटर। अब मान लो पोल की तरफ जाते हैं और यहां पहुंच गए, यहां पर आ गए, सरफेस से ही तो जाएंगे कि खोद करके जाएंगे? सरफेस से जाएंगे पोल की तरफ। तो कभी मान लो यहां पहुंच गए तो यहां भी ऐसे वो सर्कुलर मोशन ही करेगा, यहां पर अगर कोई बॉडी है। और उन सबका जितने सर्किल बनेंगे सबका सेंटर जो एक्सिस है वही रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा। आप जानते हो अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रहा हो तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होता है। क्या होता है?
अभिकेंद्रीय त्वरण जानते होगे कितना है, कितना अभिकेंद्रीय त्वरण है, mv²/r या mr। अरे भाई एक्सीलरेशन पूछ रहे हैं, v²/r सेंटीपिटल फोर्स नहीं, सेंटीपिटल फोर्स कितना है यहां लिख रहे हैं देखो, Fc मान लो लिखे तो फोर्स में mv²/r या v=r ओमेगा भी होता है, तो अगर v=r ओमेगा रख दोगे तो Fc को mr ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि v=r ओमेगा रखा, दोनों का स्क्वायर हुआ, एक r कट गया, तो ये फोर्स है। इसमें एक्सीलरेशन क्या है, v²/r, तो इसको ac लिख सकते हो, v²/r या यहां पर हम छोड़ दो r ओमेगा स्क्वायर। ये है एक्सीलरेशन, कौन सा, सेंटीपिटल अभिकेंद्रीय त्वरण है। तो ये कहां से मिलेगा बॉडी को, अगर बॉडी अर्थ सरफेस पर है और एक सर्किल में ऐसे मोशन कर रहा है तो उसको एक्सीलरेशन कौन देगा, इसी जो g होता है स्मॉल g, उसी से वो ग्रहण कर लेगा, यानी एक्सीलरेशन घट जाएगा। अगर बॉडी यहां पर है तो सेंटर की तरफ जो एक्सीलरेशन है, हमेशा एक्सीलरेशन कहां होता है, टुवर्ड्स द अर्थ सेंटर, सब सरफेस नहीं, तो वो जी था पहले, अगर अर्थ स्पिन नहीं करता तब तो जी रहता, लेकिन स्पिन की वजह से कुछ चेंज हो जाएगा। क्यों, अर्थ के स्पिन करने की वजह से अर्थ के सरफेस पर जितनी बॉडी है सब में सर्कुलर मोशन है, सभी एक ही कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा जो अर्थ का है उसी से मोशन कर रहे हैं, लेकिन रेडियस अलग अलग है। यहां पर अगर कोई बॉडी मोशन कर रहा है तो वो तो रेडियस ऑफ अर्थ है, लेकिन यहां पर रेडियस छोटा हो गया, ये रेडियस कम हो गया। अभी लिखो मत कुछ, अभी फिर से फिगर बना के लिखवा देंगे। तो अब मान लो ये एंगल लैम्डा है तो यहां भी ये एंगल भी लैम्डा ले होगा कि नहीं, ये हॉरिजॉन्टल और ये भी हॉरिजॉन्टल, क्लियर है। अब इस पर सेंटर की तरफ है एक्सीलरेशन, तो AC है r ओमेगा स्क्वायर। अब केंद्रीय त्वरण है किधर, केंद्र की ओर, लेकिन अब स्मॉल r क्या है, स्मॉल r तो पता ही नहीं है, कैपिटल R पता है, यहां देखो ये R पता है, रेडियस ऑफ अर्थ है, लेकिन अब ये R नहीं है मालूम है, तो निकाल सकते हैं कैसे, ये एक समकोण त्रिभुज है, देखो ये एक समकोण त्रिभुज है, जितना कोण यहां बनेगा वही कोण ये बनेगा, तो ये बेस हो जाएगा और ये क्या होगा, हाइपोटेन्यूज, और ये परपेंडिकुलर कि नहीं, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, आधार बटे कर्ण क्या होता है, क्या होता है, कॉस साइन टैन कॉट कॉस थीटा, तो ये है कॉस लैम्डा, तो बेस क्या हो जाएगा, h कॉस लैम्डा। अब h माने हाइपोटेन्यूज, अब हाइपोटेन्यूज यहां यही है रेडियस, तो ये आरी है, ये भी आरी है, ये भी आरी है टोटल, तो ये हो गया आरी कॉस लैम्डा, क्या हो गया ये, अब ये रेडियस है, यही रेडियस है, तो यहां अगर हम रखेंगे तो अब ये देखिए क्या मिलेगा, AC अभी लिखो नहीं, समझ लो पहले, AC इक्वल टू R के जगह पे लिखेंगे RE cos लैम्डा इंटू ओमेगा स्क्वायर। अभी ये आ गया सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, ये यहां पर है, इस तरफ, यहां है सेंटर इसका, हमको इस तरफ चाहिए अर्थ के सेंटर की तरफ, तो ये एंगल कितना है लैम्डा, तो इसका कंपोनेंट ले ले, वेक्टर है, तो O की तरफ क्या होगा एक्सीलरेशन, उसको मान लो हमने A लिख दिया, इस तरफ जो है, तो A इक्वल टू होगा AC cos लैम्डा, और AC की ये वैल्यू है RE cos लैम्डा ओमेगा स्क्वायर इंटू ये जो cos लैम्डा है,
तो अब कितना बनेगा, RE ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लेम्डा। ये आया इस तरफ सेंटर की तरफ कि नहीं। अब G डैश की वैल्यू तो यही कम हो जाएगा, G माइनस A, इतना घट जाएगा। कितना घटेगा, तो ये लिख सकते हैं G डैश इक्वल टू G माइनस RE ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लेम्डा। तो अब ये आया वैल्यू। अगर अर्थ स्पिन करना बंद कर दे तो ये वाला टर्म नहीं रहेगा, क्योंकि ओमेगा 0 हो जाएगा। और अगर स्पिन कर रहा है, स्पिन कर रहा है, वो नेचुरल बॉडी है, उसमें हम आप बदल नहीं सकते, तो ये टर्म हमेशा रहेगा। कहां रहेगा ये और कहां नहीं रहेगा, अब मैटर ये है। अगर आप यहां पर ले रहे हो इक्वेटर पर, तो लेम्डा है 0, लेम्डा क्या है, क्योंकि यहीं से एंगल मेजर किया ना, तो लेम्डा है 0 और cos 0 की वैल्यू, cos 0 की वैल्यू 1, कुछ लोग 0 कह रहे हैं, cos 0 की वैल्यू 1 है। तो यहां देखो, अब आपका G डैश कितना होगा, G माइनस, अगर ये 1 है तो RE ओमेगा स्क्वायर, RE ओमेगा स्क्वायर, यानी इतना टर्म घट रहा है। कितना घट रहा है, RE ओमेगा स्क्वायर। और अगर हम यही पोल पर चले जाएं, यहां पे कहा चले जाएं, पोल पर, तो ये एंगल कितना गए, 90 डिग्री, और cos 90 कितना हुआ, 0, cos 90 क्या हो गया, तो ये पूरा टर्म ही 0 हो गया, यानी ये पूरी वैल्यू क्या हो गई, 0। तो कोई चेंज नहीं आया, G डैश G ही रह गया। क्या रह गया, तो स्पिन की वजह से कहां पर चेंज नहीं हो रहा है, पोल पर, और कहां मैक्सिमम चेंज है, इक्वेटर। तो इसीलिए इक्वेटर पर 2 रीजन है सबसे कम होने का। एक रीजन क्या है, एक रीजन है उसका आकार, वहां रेडियस बड़ा है इसलिए G की वैल्यू कम है, और अर्थ के स्पिन की वजह से भी सबसे ज्यादा डिक्रीज कर रहा है, सबसे ज्यादा कमी आ रहा है, तो उसकी वजह से भी G की वैल्यू कम है। तो इन 2 कारणों से इक्वेटर पर, भूमध्य रेखा पर स्मॉल g सबसे कम रहेगा और पोल पर सबसे अधिक रहेगा। पोल पर रेडियस भी कम है और स्पिन की वजह से कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो दोनों ही कारण से पोल पर G की वैल्यू मैक्सिमम है और इक्वेटर पर G की वैल्यू मिनिमम है। क्या है, मिनिमम है। तो ये रीजन हुआ। तो अब इसको हम फिर, अब रफली लिखा था, अब अभी लिखवा दे रहा है ठीक से। इसको लिखो, चौथा, 4-3 लिखो, वेरिएशन ऑफ स्मॉल g, वेरिएशन ऑफ स्मॉल g ड्यू टू स्पिन ऑफ अर्थ, ड्यू टू स्पिन ऑफ अर्थ। लिखिए, सिंस अर्थ स्पिन अबाउट its geographical axis with constant angular velocity omega, geographical axis with constant angular velocity omega, ओमेगा जानते हो कितना है, ओमेगा क्या होता है, अरे कोणीय वेग क्या होता है, वेग माने दूरी बटे विस्थापन बटे समय, जो हम कह दें वही मान मत लो। वेग है विस्थापन बटे समय और चाल है दूरी बटे समय, उसमें वो सदिश है और चाल अदिश है। और कोणीय वेग क्या है, वो भी सदिश है, कोणीय वेग सदिश है। कोणीय वेग का परिमाण जैसे वहां दूरी बटे समय होता है,
यहाँ कोण बटे समय क्या होता है, ओमेगा इक्वल टू होगा 2 पाई बाई टी। 2 पाई कोण से घूमेगा जब एक रिवॉल्यूशन होगा, और टी क्या है, टाइम पीरियड। अर्थ का स्पिन टाइम पीरियड कितना है, अरे भाई ये सब न्यूमेरिकल में रहेगा आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में। अर्थ का स्पिन टाइम पीरियड कितना है, अरे कितने देर में एक चक्कर अर्थ अपने 24 घंटा, तो टी है 24 आवर, और एक बार रिवॉल्व करेगा तो कितना एंगल से रोटेट किया, 2 पाई 360 डिग्री। अरे ओमेगा यही है, पीछे आपको पढ़ाया गया होगा भाई, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी। 2 पाई तो एक रेडियन में है कि नहीं है, और टाइम पीरियड कैपिटल टी जब लिखोगे 24 आवर, तो 24 आवर 60 मिनट 60 सेकेंड कि नहीं। तो ये रख करके निकाल सकते हैं कि ओमेगा क्या है। ओमेगा कभी बदलेगा नहीं, बदलेगा भी लेकिन किस बॉडी का बदलेगा और कब बदलेगा इसका मतलब आपने रोटेशनल मोशन कुछ, हाँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर चेंज हो जाए, उसमें सवाल पूछा जाता है कि अगर अर्थ का जो रेडियस है 1% घट जाए तो ओमेगा कितना % बढ़ जाएगा, ये पूछा गया है सवाल। 24 घंटा उसका टाइम पीरियड है, 1 सेकंड घट जाए, 1 मिनट घट जाए तो आप चेंज निकाल सकते हो। रेडियस घट बढ़ जाए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लोगे, और आई ओमेगा इक्वल टू कांस्टेंट होता है, I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा। ये सब आपको बता दिया गया होगा कि नहीं। चलो अब इसकी बात करें, ओमेगा कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट। ये अर्थ के लिए है, तो जब अर्थ स्पिन कर रहा है तो ये अब फिगर बनाएंगे, ये हो गया एक्सिस, यहाँ है नॉर्थ पोल, यहाँ है साउथ पोल। अब एक बिग सर्किल है, यही इक्वेटर है आपका। अगर कोई बॉडी यहाँ पर है तो वो इक्वेटर पर सर्कुलर मोशन करेगा, और ये क्या रहेगा, रेडियस ऑफ अर्थ। अब मान लो कभी बॉडी यहां पर पहुंच जाए तो यहां पर भी ऐसे एक सर्किल बनेगा, लेकिन अब ये रेडियस छोटा हो जाएगा, क्या होगा, छोटा। लेकिन ये तो आपका आरी है, ये क्या है, आरी है, और ये मान लो एंगल लैम्डा, तो यहां पर भी एंगल क्या हो जाएगा, लैम्डा। तो इस तरफ सेंटीपीटल एक्सेलेरेशन होगा यहाँ पर, और वो है सेंटीपीटल एक्सेलेरेशन AC है। तो AC यहां देखो, अब लिख रहा हूं AC इक्वल टू होगा R ओमेगा स्क्वायर। अब कोई डाउट नहीं ना, R है इसका रेडियस, और ओमेगा अर्थ के स्पिनिंग का एंगुलर वेलोसिटी, वो कांस्टेंट है। अब ये देखिए R की वैल्यू यहां से निकालें। अब ये ट्रायंगल है, मान लो यहाँ P है, ये है M और ये है O, तो इस वाले ट्रायंगल की बात कर लो, इन ट्रायंगल PMO, इन ट्रायंगल PMO, तो PM अपॉन PO, PM अपॉन PO, तो ये हो जाएगा PM बेस हो गया, और ये हाइपोटेन्यूज, तो ये कॉस लैम्डा हो जाएगा, कॉस लैम्डा। तो इससे हम PM निकाल लें, PM ही आपका R है, तो PO कॉस लैम्डा, तो इससे देखिए PM ही स्मॉल r है, और ये हो जाएगा PO RE और कॉस लैम्डा। अब हमारा AC कितना हो गया, AC इक्वल टू स्मॉल r, तो RE कॉस लैम्डा इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये मान लो एक है। अब सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन कितना होगा, इसी का कंपोनेंट होगा, इसका
कंपोनेंट कितना एंगल पर, लैम्डा। तो एक्सेलरेशन यानी कंपोनेंट ऑफ AC यानी टुवर्ड्स द PO या एलॉन्ग PO, सेंटर की तरफ रख के। तो इस तरफ लेंगे तो जिधर हम एंगल लेते हैं कॉस, क्या हो जाता है, कॉस कंपोनेंट। तो एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द अर्थ सेंटर, ये हो जाएगा A। तो AC cos लैम्डा, तो इसको अब लिख लिया A इक्वल टू AC, ये आया था RE ओमेगा स्क्वायर कॉस लैम्डा, और एक कॉस लैम्डा और आ गया। तो अब ये हो गया A इक्वल टू RE ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा, इतना। और ये कहां से मिलेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इफेक्टिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है वो लिख रहे हैं, इफेक्टिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये हो जाएगा G डैश इक्वल टू G माइनस A। तो अब A की वैल्यू रख लो, G माइनस यही है RE ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा। तो ये जो दूसरा वाला टर्म है यही घटता बढ़ता है, यहां माइनस साइन है। अब ये लिख लीजिए इतना। इसका और एक डेरिवेशन है, वो बहुत लंबा होता है, तो इसलिए उसको नहीं बताया हूं, लेकिन अब ये वेक्टर में है, थोड़ा आपको केवल यही याद रखना पड़ेगा, डेरिवेशन की बहुत जरूरत नहीं है, ये बता दिया कैसे आता है, तो ये आप याद रखिए कितना होता है। और ये भी सर स्टेटमेंट से अफेक्ट होता है डायरेक्टली, स्टेटमेंट वैल्यू कैसे करता है? हाँ वो आता है। इक्वेशन बन गया, तुम भी KIC में हो? हाँ है? हो गया। अब देखिए, अब ये तो जनरल फार्मूला आ गया, कितना चेंज है और कहाँ है। अगर हम इसको हटा दे रहे हैं, अगर हम पोल पर जाएं और इक्वेटर पर जाएं, तो इसमें एक कंडीशन है, एट द इक्वेटर लैम्डा 0 होगा और cos 0 इक्वल टू 1, ये मैक्सिमम वैल्यू है। देन G डैश क्या होगा, G माइनस RE ओमेगा स्क्वायर, मैक्सिमम चेंज है। RE ओमेगा स्क्वायर क्या है, अरे cos इसकी वैल्यू 1 हो गई। जब हम कहाँ हैं, इक्वेटर पर हैं, तो ये मैक्सिमम चेंज है, मैक्सिमम चेंज हो रहा है, घट रहा है। और दूसरा कंडीशन एट द पोल लैम्डा इक्वल टू 90 और cos 90 0, तो इसका मतलब G डैश इक्वल टू G माइनस RE ओमेगा स्क्वायर इंटू 0, तो G डैश इक्वल टू G ही रहेगा। अभी आया नो चेंज ड्यू टू स्पिन, ड्यू टू यानी स्पिन की वजह से कहा नहीं चेंज होगा, पोल पर।
अगर हम पोल पर पहुंच गए तो वहां कोई चेंज स्पिन की वजह से नहीं है, तो इसका मतलब जी डैश लार्ज रहेगा। तो अब वेरिएशन ऑफ स्मॉल जी हो गया, और कंडीशन हो गई। पहला था जब हाइट पर जाएंगे जी डैश घटेगा, डेप्थ में जाएंगे जी की वैल्यू घटेगी, इक्वेटर पर जी की वैल्यू सबसे ज्यादा कम होगा ड्यू टू स्पिन, और सबसे ज्यादा कम होगा ड्यू टू शेप, दोनों की वजह से कम होगा। ऑन द पोल नो चेंज ड्यू टू स्पिन एंड मिनिमम चेंज ड्यू टू शेप, वहां रेडियस कम होता है तो जी अधिक रहेगा, और स्पिन की वजह से कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो ये वैल्यू है। तो अर्थ के सरफेस पर अगर हम बात कर लें तो सरफेस ऑफ अर्थ पर इक्वेटर पर मिनिमम है और पोल पर मैक्सिमम। क्लियर हो गया कि नहीं? अब देखिए दूसरे टॉपिक। अब एक टर्म है बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसका बहुत सारा सवाल पूछा गया और इसी से पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये जब हम वर्क एनर्जी पावर का चैप्टर बताए थे तो वहां भी बताए थे थोड़ा सा, लेकिन वहां जो बताए थे पोटेंशियल एनर्जी वो पर्टिकुलर केस था। यहां पर जो है वो ओरिजिनल पोटेंशियल एनर्जी है, उसका कोई पर्टिकुलर केस नहीं है, और वो जो वहां बताया था वो यहां से निकल आएगा। है क्या एनर्जी? एनर्जी का मतलब है वर्क डन, एनर्जी का मतलब है वर्क डन, कार्य होता है ये। एनर्जी यानी ऊर्जा और कार्य दोनों अलग अलग चीजें नहीं है, कुछ केस में एक ही है। कार्य से ही ऊर्जा उत्पन्न होती है, ऊर्जा से ही कार्य होता है। हम क्यों कार्य कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास ऊर्जा है तब कर रहे हैं। ऊर्जा जीरो हो जाएगी बॉडी की तो हम कोई कार्य नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कौन सा कार्य है, इसका एक डेफिनेट डिफिनीशन है, परिभाषा है। अर्थ की ग्रेविटी की बात करें अगर, तो अर्थ की ग्रेविटी के बाहर से उसको अनंत मानते हैं, इंफिनिटी। किसी बॉडी को अर्थ की ग्रेविटी में किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन है वही उसकी उस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी। यही डिफिनीशन यूनिक सब जगह होगा, चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो, या किसी भी तरह का पोटेंशियल एनर्जी का मतलब वर्क डन ही है। अब अगर हम चार्ज को लाते थे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हो जाता था, मास को ले आएंगे किसी मास के सराउंडिंग में तो वो क्या हो जाएगा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका मतलब हमको वर्क डन कैलकुलेट करना है। और एक टर्म है पोटेंशियल। पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल में माइनर डिफरेंस है। पोटेंशियल एनर्जी किसी मास के लिए है और पोटेंशियल यूनिट मास के लिए है। पोटेंशियल एनर्जी किसी मास के लिए है, और जब पोटेंशियल की बात होगी तो उस मास का हम वैल्यू कितना लेंगे? 1 kg, 1 ग्राम, यानी सीजीएस या पीएस, एमकेएस, हम लोग एसआई यूनिट की बात करें तो 1 किलोग्राम मास जब ले लेंगे तो वही टर्म पोटेंशियल हो जाएगा, और मास एम लेंगे तो वही क्या है? पोटेंशियल एनर्जी रहेगा। तो पोटेंशियल में मास नहीं रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी में मास रहेगा। ये भी कंसेप्ट दिमाग में रखिए।
हर एक चीज को रटना नहीं है। किससे क्या मिल जाएगा तुरंत इसको याद रखें कि अगर हमारे पास पोटेंशियल है तो m से मल्टीप्लाई कर दो, पोटेंशियल एनर्जी हो गया। पोटेंशियल एनर्जी है, m से डिवाइड कर दो, पोटेंशियल हो गया। क्लियर हुआ? लिखिए डिफिनीशन, लिखिए द अमाउंट ऑफ वर्क डन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing certain mass, amount of work done in bringing certain mass from infinity to any point in the gravitational field, अरे भाई, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग सर्टेन मास फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी पॉइंट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड इज कॉल्ड potential energy of that mass at that point, जहां ग्रेविटेशनल फील्ड में लाए, at potential energy of that mass at that point या रेफरेंस पॉइंट जो भी हो, अब हिंदी में बता दे रहा है क्या ये, किसी यम द्रव्यमान को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य है ना। कोई भी मास लें, कोई भी द्रव्यमान हो, कहां से लाना है? अनंत से। अनंत क्या होता है? अनंत है क्या? अनंत कोई कई हजार किलोमीटर होगा ना। हाँ, ये स्पेसिफाइड होता ही नहीं है। इंफिनिटी का मतलब ये हुआ, इंफिनिटी किसी केस में फ्यू सेंटीमीटर हो सकता है, किसी केस में मिलियंस किलोमीटर हो सकता है। किसके रिफरेंस में बात की जा रही है वो होता है, और जिसको हम डिटर्मिनेट ना कर पाए वही क्या है? इंफिनिटी। या किसी फील्ड के बाहर हो जाए, जैसे मान लो हमारे पास एक बॉडी है, ये इसका मास है यम, अर्थ भी हो सकता है, मून भी हो सकता है, या सन भी हो सकता है। अब इसका किसी एक रीजन तक, एक सर्टेन डिस्टेंस तक ये किसी बॉडी को अट्रैक्ट करेगा कि नहीं? जैसे मान लो ये मास यहां तक कोई अगर दूसरी बॉडी लाते हैं तो उसको क्या करता है? अट्रैक्ट। नहीं बेटा, समझ में आ रहा है आप लोगों को? बातचीत कर रहे हो तो कुछ आएगा ही नहीं, बाकी लोगों का भी नुकसान करोगे। अगर आप आपस में या तो पूछो, और जब तक नहीं पूछोगे तब तक कुछ आएगा नहीं। आपस में बात करोगे तो इन लोगों का नुकसान है जो लोग पढ़ना चाहते हैं। ये एक बॉडी है जिसका मास क्या लिया? m। अब इसके सराउंडिंग में जितने डिस्टेंस तक कोई दूसरा मास ने अट्रैक्ट होने लगे, वही ग्रेविटेशनल फील्ड है, उसको क्या कहेंगे? अब अगर ये चार्ज होता तो एक डिफिनिट डिस्टेंस तक कोई दूसरा चार्ज ले आते, वो अट्रैक्ट या रिपेल होता, तो वही इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हो जाता। तो जहां तक फोर्स है वहां तक फील्ड है, और फोर्स जब नहीं लगेगा तो वहां फील्ड जीरो हो गई, वहां पर एनर्जी भी हम जीरो मानेंगे, है ना। और वही हमारे लिए क्या है? इंफिनिटी। अब क्लियर हुआ? तो किसी केस में फ्यू मिलीमीटर हो सकता है, किसी केस में फ्यू सेंटीमीटर, और किसी केस में बिलियंस किलोमीटर हो सकता है।
क्लियर हुआ? और वो होता है अनडिटर्मिनेट। अब मान लो हमने ये लिया एक मास, ये हमारा एक मास है, तो ये मास को अट्रैक्ट करेगा, ये क्या होगा, मास को अट्रैक्ट करेगा। तो अगर हम इसके अंदर लेंगे तब अट्रैक्ट होगा, बाहर लेंगे तो नहीं अट्रैक्ट होगा। तो बाहर अगर लिया तो यही इन्फिनिटी है हमारे लिए, यही क्या है। तो यहां से हम मान लो इस पॉइंट पर निकालना चाहते हैं एनर्जी, इस बॉडी का जो यहां पर है उसकी एनर्जी यहां पर निकालना चाहते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। हेलो, हाँ सर। नहीं सर, अभी आएंगे, हम मैसेज तो किए थे बच्चों को। अरे वो देखे नहीं होंगे, अभी आ रहा हूँ थोड़ा देर में सर, 5:15 बजे 5:30 बजे तक। हाँ बैठे हैं, अभी क्लास में बैठे हैं, क्लास में बैठे हैं। अब देखिए यहां पर अगर हमने यह मास लिया तो इसी को अगर यहां एनर्जी निकालना है तो यहां से यहां तक लाने में क्या निकालना है, वर्क डन। क्या निकालना है, वर्क डन। तो वही क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन क्या यहां से यहां तक लाने में वर्क डन हम सीधे निकाल पाएंगे, नहीं। क्यों नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि कोई फोर्स है ही नहीं है यहां पर, यहां कोई फोर्स। और वर्क डन तभी तो होगा जब फोर्स रहे। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू, अरे वर्क डन क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अलोंग द फोर्स, डिस्प्लेसमेंट अलोंग द फोर्स, वो है वर्क डन। तो F डॉट S इसीलिए लिखा जाता है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। पीछे तो पूरा बताया जा चुका है, तो वो निकालना है, वो हमको कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करें, यहां पर बॉडी को लेंगे, कोई फोर्स है नहीं, इसके अंदर कहीं मान ले तभी तो फोर्स लगेगा। तो हम इसके अंदर ले रहे हैं, देखिए इसी को हम इसके अंदर ले रहे हैं, यहां तक फील्ड है। अभी बॉडी को हम यहां ले रहे हैं, यहां पर मान लो किसको, जो एम मास है इसका सेंटर यहां है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना मान लिया, x। तो कितना फोर्स लगा, यहां देखिए F इक्वल टू जी एम बाई एक्स स्क्वायर, इतना फोर्स लगा। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो आर के जगह क्या लिखा हूं, x। अब इसको थोड़े दूरी खिसकाओ, यहां तक लाओ, पहले कितनी दूरी खिसका ले, dx दूरी खिसका दो। तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करने पर स्मॉल वर्क डन होगा। क्यों होगा, फोर्स का डायरेक्शन देखिए क्या है, फोर्स का डायरेक्शन अट्रैक्टिव है कि नहीं, मास क्या होते हैं, अट्रैक्ट, और उसी तरफ डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं कितना, ds। तो स्मॉल वर्क डन क्या हो गया, dw इक्वल टू होता है F डॉट dx। तो ये हो गया F dx cos 0, होगा नहीं, 0 क्यों, जिस तरफ फोर्स है उसी तरफ डिस्प्लेसमेंट। अगर फोर्स इधर होता डिस्प्लेसमेंट इधर तो 180 हो जाता, तो निगेटिव हो जाता। तो ये हो गया F और dx, F कितना है, ये है G m अपॉन एक्स स्क्वायर dx। इतना आपका वर्क डन हुआ, स्मॉल वर्क डन, यही हुआ ना। हमको टोटल वर्क डन चाहिए, कहां से कहां तक, इंफिनिटी से मान लो इस पॉइंट पर निकाल रहे हैं, और ये डिस्टेंस कितना है r,
तो इस पॉइंट तक लाने में वर्क डन, तो ये लिखेंगे टोटल वर्क डन इन ब्रिंगिंग m फ्रॉम, कहां से, इंफिनिटी से, टू द पॉइंट, ये पॉइंट मान लो P है, तो ये आएगा W इक्वल टू इसका समाकलन इंफिनिटी टू R, इनफाइनाइट डिस्टेंस टू R डिस्टेंस, और dW। तो अब इसमें जो कांस्टेंट है उसको बाहर लिख लें, G, इन सब में कोई चेंज नहीं होगा। कैपिटल G कांस्टेंट, मास ऑफ बॉडी स्मॉल m, इंटीग्रल होगा, x को ऊपर ले जाओ तो x टू द पावर -2 dx, यही है भैया, 1/x² है ना, ऊपर ले गए तो इसका फार्मूला है भाई, हाँ, GMM x टू द पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 और लिमिट इंफिनिटी टू R। अब कितना आया W, GMM पहले -1 हो गया, x टू द पावर -1 अपॉन -1 भाई, -2 + 1 अब अपॉन -2 + 1, और यहां लिमिट हो गया इंफिनिटी टू R। तो ये माइनस बाहर कर लो, तो ये हो गया W इक्वल टू -GMM, और ये 1/x लिख दें, इंफिनिटी टू R। x का इनवर्स है तो नीचे ले जाओगे तो हो जाएगा, ऊपर लिख दे रहे हैं। अब W इक्वल टू क्या हुआ, -GMM, पहले अपर लिमिट यानी R, तो 1/x की जगह 1/R, और -1 अपॉन इंफिनिटी, तो 1/इंफिनिटी क्या होता है, 0, तो GMM अपॉन यही R बचा, तो ये है वर्क डन, और यही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। तो हेंस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मास m at a distance स्मॉल r फ्रॉम कैपिटल M, इसको हम U लिख दें, तो ये हो गया -GMM अपॉन R। तो ये आया, ये है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। हालांकि आपको पूरे डेरिवेशन से बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, वो याद रखेंगे, माइनस कैपिटल G है, M मास ऑफ रेफरेंस बॉडी, स्मॉल m मास ऑफ ब्रिंगिंग बॉडी, और कितने डिस्टेंस तक लाए डिवाइडेड बाई R, और ये निगेटिव वैल्यू है, क्या है, हमेशा निगेटिव होगा पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज निगेटिव। कहां 0 है, इंफिनिटी पर, कहां 0 होगा, इंफिनिटी पर 0 होगा, और वही मैक्सिमम वैल्यू है। चलिए लिखिए, क्या पॉजिटिव हो जाएगा, वर्क डन, रिपल्सन पॉजिटिव हो जाएगा। इसमें बहुत बड़ा टर्म है ये, इसी से पूरा चैप्टर अब आएगा आगे, और इसको चाहे ऐसे पूरा ना लगाओ, लेकिन ये वैल्यू याद रखें, लगा लें तो और अच्छी बात है, याद रहे तो अच्छी बात है, ये है। वर्क डन पॉजिटिव है, पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगा, वर्क डन निगेटिव है, पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव होगा। अरे इसका बड़ा रोल है, अभी बाउंड सिस्टम बताया था ना, अभी आगे बताऊंगा कि क्यों प्लैनेट स्टार के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, सैटेलाइट प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व करेंगे, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सराउंडिंग में रिवॉल्व करेगा। वर्क एनर्जी पावर में बताया था, बाउंड सिस्टम, जब निगेटिव एनर्जी है तो उसी एनर्जी से वो बाउंड है, जब उतना प्लस देंगे तो कहां चले जाएंगे, इंफिनिटी पर,
लिख लिया। अभी तक हमने अर्थ नहीं लिया है। m किसी भी बॉडी का मास है। यहाँ आप सन ले सकते हो, मून ले सकते हो, अर्थ भी ले सकते हो, अभी उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन। ये जो रेफरेंस बॉडी है अभी इसको हमने कुछ लिया नहीं है, अभी जब ले लेंगे तो उसके लिए हो जाएगा कि नहीं। चलिए फिगर उगर बन गया है, हटा दें हैं? अब देखिए हम अर्थ की बात कर लें। अगर हमारी रेफरेंस बॉडी अर्थ है, क्या बदल जाएगा? एमई लेंगे, मास ऑफ अर्थ ले लेंगे। मून होगा तो मास ऑफ मून ले लेंगे, सन होगा तो मास ऑफ। रेफरेंस बॉडी चेंज होगी तो पोटेंशियल। अब हम मान लो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं, तो अब दूसरे टर्म में लिखेंगे। ये है रेडियस RE और ये मान लो हाइट के टर्म में लिख दिया। तो स्मॉल r जो यहां था वो डिस्टेंस था, डिस्टेंस बिटवीन रेफरेंस बॉडी एंड ब्रिंगिंग बॉडी। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस स्मॉल r इक्वल टू RE प्लस H। तो फॉर अर्थ सिस्टम ये लिख लीजिए, G एट हाइट H तो माइनस G MEM अपॉन RE प्लस H। देख लो फार्मूला, M के जगह पे M ही लिख दिया, मास ऑफ अर्थ। और जो बॉडी हम ला रहे हो तो M ही है कि नहीं। और अब रेडियस, अब ये यहां से यहां तक की हाइट लिया, यानी सरफेस से H हाइट पर अगर है तो ये हो गया। ऑन द अर्थ सरफेस क्या होगा? ऑन द अर्थ सरफेस H इक्वल टू 0 लिखेंगे। H इक्वल टू, तो G इक्वल टू, सॉरी यह G लिखा है, U लिखना चाहिए था। U एट हाइट H और U एट द सेंटर O लिख दें यहां, तो ये हो जाएगा H0। ये हो गया माइनस G MEM अपॉन केवल RE, ये हो गया 6। ये यूनिवर्सल रिलेशन है, बार बार हर प्लैनेट, हर सैटेलाइट, हर स्टार सब में लागू होगा। बस मास बदलता जाएगा, रेडियस बदलता जाएगा या डिस्टेंस बदलता जाएगा कि नहीं। अब ये है सरफेस ऑफ अर्थ पर। अर्थ के सेंटर पर क्या होगा कुछ मालूम है? नहीं, 0 होगा। 0 इंफिनिटी पर होगा। अब यहां लिख दे रहा हूं, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये सब इंपॉर्टेंट है। अरे चुप रहो जी, तुम काहे जल्दी जल्दी भाग रहे हो। यहां लिख रहा हूं, अब चलो, अभी हटा दूं ना।